हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हमने इससे पहले और प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं जिनका लिंक आपको वीडियो पर दिख रहा है, आई बटन पर मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी हमारे व्यूज़ आते हैं उसमें जो सब्सक्राइब लोगों के व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ सीमांत लागत सीमांत उत्पादन के बराबर हो। यहाँ इन सभी के बीच में इज इक्वल टू के निशान हैं। जहाँ सीमांत लागत औसत उत्पाद के बराबर हो, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो, या सीमांत लागत और औसत आगम के बराबर हो। देखिए, जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें जो संतुलन बिंदु है वो उस पॉइंट पर जहाँ होगा जहाँ पर MC बराबर MRK होगी। यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। जो सीमांत लागत होती है उसका मतलब उस लागत से होता है जब फर्म किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रही हो और जो एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने में उस पर लागत पड़े। जैसे कोई 100 पेन फर्म बना रही थी तो 101 वहाँ पेन अगर उसने उत्पादन किया तो 101वें नंबर का जो पेन है उसके उत्पादन करने में जितनी लागत आएगी वो सीमांत लागत होगी। और जो एक अतिरिक्त इकाई अगर वो बेचे उससे जो इनकम हो वो सीमांत आगम होगी। तो उत्पादन प्रक्रिया का जो संतुलन बिंदु होता है किसी भी फर्म के लिए, विधिक फर्म के लिए, वो MC बराबर MR होता है। यानी सीमांत लागत और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीमांत लागत इज इक्वल टू सीमांत आगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होता है। देखिए, जब कंपटीशन की बात करते हैं तो बाज़ार दो तरह के होते हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, पूर्ण या अपूर्ण। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें यदि किसी भी एक शर्त पूरी न हो तो बाज़ार में इम्परफेक्ट या अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है। और वो तत्व जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि बाज़ार में इस प्रतिस्पर्धा है या नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही हम ये बता पाते हैं। क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बाज़ार का मतलब कोई अहाता या बाउंड्री नहीं है। समय से भी कोई मतलब नहीं है। और कारोबार का परिमाप या परिमाण, छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, इससे भी कंपटीशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में अंतर्निर्भर होती है। यानी अंतर्निर्भर होने का मतलब है एक दूसरे की सलाह से। किस बाज़ार की स्थिति में कोई भी फर्म जो प्राइस होता है किसी प्रोडक्ट का उसको निर्धारित करती है और कितना प्रोडक्शन करना है उसे उसको निर्धारित करती है। तो ऐसी जो बाज़ार स्थिति होती है वो होती है अल्प अधिकार। अल्प अधिकार बाज़ार में बहुत थोड़ी सी फर्में होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, या बहुत थोड़े से विक्रेता होते हैं जो सामान को बेचते हैं, और वो अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपस में गठबंधन या समझौते कर लेते हैं। तो इसलिए जो उनका कीमत होती है और जो उनका वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, इन सब का निर्धारण वो आपसी सहमति से करते हैं। जबकि एक अधिकार में एक ही प्रोड्यूसर या एक ही विक्रेता होता है। एक आधिकारिक प्रतिस्पर्धा में असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता होते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता में भी असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, अल्प अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मूल्य विभेदीकरण में मूल्य उस बाजार में उच्च होगा जहां मांग कम लोचशील है, अधिक लोचशील है, एकीकृतशील है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मूल्य विभेदीकरण का मतलब होता है किसी एक वस्तु के लिए किसी भी एक वस्तु के लिए या किसी भी एक सेवा के लिए अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग कीमतें वसूल करना। जैसे कि कोई क्रीम या साबुन बाज़ार में आता है, उसका लक्स का साबुन ले लीजिए आप, तो उसमें 1 लक्स 10 रुपये का बाज़ार में बिक जाए, और एक अलग
जो एक अलग दूसरे कंज्यूमर हैं जो थोड़े अमीर हैं, उस सोसाइटी में जाकर उसी साबुन को 12 रुपये का बेच दिया जाए। तो ये जो कहलाता है ये मूल्य विभेदीकरण कहलाता है। और मूल्य विभेदीकरण का मतलब जो नॉर्मल आपको लैंग्वेज में कह सकते हैं, दो अलग अलग बाज़ारों में एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत वसूलना मूल्य विभेदीकरण होता है। क्वेश्चन है कि मूल्य विभेदीकरण में किस बाज़ार में उच्च जो मांग कौन से बाज़ार में उच्च मूल्य होगा, क्वेश्चन है ये। तो मूल्य विभेदीकरण में जहाँ पर मांग की लोच कम लोचशील होगी वहाँ पर ज़्यादा कीमत आप वसूल कर सकते हैं, क्योंकि जो मांग की लोच होती है उसका फॉर्मूला होता है मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी जब आप डिमांड में जो आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है उसको कीमत में हुए चेंज से डिवाइड कर दें तो आपके पास मांग की कीमत लोच आ जाती है। और मांग की कीमत लोच का कीमत परिवर्तन से विपरीत संबंध होता है। इसलिए मूल्य विभेदीकरण में उस बाज़ार में अधिक मूल्य होगा जहां पर मांग की लोच कम होगी, यानी कि कम लोचशील होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है कर्टेल का भाग है। कर्टेल देखिए एक अल्पाधिकार की व्यवस्था है। कर्टेल का मतलब समझौते से होता है, कर्टेल का मतलब आपसी सहमति से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाल लें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्टेल का भाग है कि कर्टेल जो है वो कौन सी बाज़ार से संबंधित है, एक अधिकार से, अल्पाधिकार से, पूर्ण प्रतिस्पर्धा से या एक अधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा से। तो देखिए एक ही उद्योग की स्वतंत्र फर्मों के संगठन को कर्टेल कहते हैं। कर्टेल का उद्देश्य उद्योगों की फर्मों के मध्य प्रतियोगी प्रतिवृत्तियों को रोकना होता है। यानी एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो छोटी छोटी फर्में हैं वो अपने आपस में एक संगठन बना लेती हैं और आपस में जो उनमें कंपटीशन होती है उसको वो रोक देती हैं, जिससे सभी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, प्रॉफिट या लाभ अधिकतम हो सकें। तो ऐसा बाज़ार जहाँ पर कर्टेल पाया जाता है वो भी अल्प अधिकार ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई जाती है। तो ये प्रतिस्पर्धी को कारोबार से निकालने के लिए बनाई जाती है, लाभ को अधिकतम करने के लिए बनाई जाती है, बाज़ार में बाहरी जो बाह्यताएँ होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, या फिर न्यूनतम जो लागत उत्पाद हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो ही सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अल्प अधिकार बाज़ार में फर्में आपस में संधि करके कीमत का निर्धारण करती हैं, जिससे जो फर्में हैं वो बाहरी उद्योग में जो बाहरी फर्में हैं उनको प्रवेश पर रोक लगा देती हैं। इसे लिमिट प्राइस कहते हैं। जो इसका मेन पर्पस होता है वो होता है जो प्रतियोगी हैं, जो दूसरे लोग घुस सकते हैं, दूसरी फर्में हमारी इंडस्ट्री में घुस सकती हैं, उनको रोक देना। ठीक है। तो और अल्पाधिकार में दो तरह के गठबंधन होते हैं। जब ये अपूर्ण गठबंधन होते हैं तो वो कीमत नेतृत्व के आधार पर होते हैं, और जब पूर्ण गठबंधन होते हैं तो उनका जो मकसद होता है वो लाभ विभाजन होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो प्रतिस्पर्धी को बाजार से बाहर निकालने के लिए बेहद सस्ती कीमत रणनीति बनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य विभेदीकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता का उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है? उपभोक्ता अतिरेक यानी उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत से तात्पर्य उस कीमत से होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट गए, कोई टी शर्ट लेनी है, आपने सोचा कि मैं 250 रुपये तक एक अच्छी टी शर्ट ले आऊँगा या ले आऊँगी, लेकिन जब आप मार्केट में गए तो आपने देखा कि जिस तरह की टी शर्ट आप ख़रीदना चाहते हैं वो तो सिर्फ 200 रुपये में या 180 रुपये में मिल गई। तो जो आप घर से माइंड मेकअप करके निकले थे उस टी शर्ट के लिए कीमत चुकाने के लिए,
और उससे जितनी कम में वो मिल गई, उन दोनों का अंतर उपभोक्ता का अतिरेक कहलाता है। ये प्रैक्टिकली समझ में आने वाली साधारण भाषा है, टेक्निकली शब्दों का यूज़ ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से श्रेणी का विभेदीकरण में आपको उपभोक्ता अतिरेक प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए 3 कोटि के मूल्य विभेदीकरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और जिस कोटि के विभेदीकरण में उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित रहता है वो होता है प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार यानी ऐसा बाजार जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाए, तो वो कृषि है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी जो बाज़ार होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं, और जो ख़रीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उनको सभी को बाज़ार की पूरी जानकारी होती है। बाज़ार की पूरी जानकारी होने से मतलब कि किस वस्तु का बाज़ार में क्या कीमत है, कहाँ कहाँ मिल सकती है और कैसे कैसे हम उसे ख़रीद सकते हैं, इस तरह की पूरी जानकारी उन्हें होती है। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हीरा, कृषि, एथलेटिक या मृदुपेय। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार का सबसे या पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाज़ार का सर्वोत्तम उदाहरण है कृषि। ठीक है, क्योंकि जो शर्तें हैं उनके अकॉर्डिंग आप लागू करके देख सकते हैं कृषि पर। पहली शर्त है कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या विशाल होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं। जैसे कि अगर गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो सभी कृषक जो हैं एक समान गेहूं का उत्पादन करेंगे। तीसरा, बाज़ार की पूरी जानकारी होती है, सभी को मालूम होता है कि गेहूं कहाँ कहाँ मिलेगा और कौन सा व्यापारी किस कीमत पर दे रहा है, तो इसलिए सभी एक समान कीमत के आधार पर गेहूँ खरीदेंगे या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जो है गेहूँ खरीदेंगे। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार बाजार के लिए क्या एक सही है। नंबर 1 है उत्पादकों द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाता, ये तो बिल्कुल गलत है। कर्टेल अभी आपको बताया है जो अल्पाधिकार से ही संबंधित है। दूसरा है प्रत्येक विक्रेता कीमत नेता होता है, नहीं, प्रत्येक नेता कीमत नेता नहीं होता है, कोई एक मजबूत फर्म उन पूरे गठबंधन को लीड करती है। तीसरा है प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है, ये भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अल्पाधिकार में बाज़ार में अनेक समझौते किए जाते हैं। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने वाली थोड़ी ही फर्में होती हैं और वो आपस में कई सारे समझौते करके अपनी कीमत भी फिक्स कर लेती हैं और अपने जो प्रॉफिट है उसको भी मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, क्रेता अधिकार वे बाज़ार स्थिति है जहां होते हैं। यहाँ पर क्रेता अधिकार से पहले एक लिख लें, एक क्रेता अधिकार। एक क्रेता अधिकार वे बाज़ार स्थिति है जहां होते हैं। यहाँ पर एक क्रेता होता है और अनेक विक्रेता होते हैं, तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर जो है एकाधिकार यानी एक क्रेता अधिकार ऐसी बाज़ार की स्थिति होती है जहाँ पर क्रेता एक हो और कई सारे विक्रेता हों, यानी ख़रीदार एक और बेचने वाले कई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये वो बाज़ार की स्थिति होती है जैसे आप कोई फल की मंडी ले सकते हैं या फिर आप सब्ज़ी की मंडी ले सकते हैं, जहाँ पर कोई बड़ा व्यापारी उस क्षेत्र के सभी जितने बाग बगीचे हैं सबों का फल ख़रीद ले और फिर अपने हिसाब से उसे बेचे। ये एक क्रेता अधिकार बाज़ार का एक उदाहरण हो सकता है। वैसे नॉर्मली जो अगर आपको डेफिनेशन कही जाए तो आप यही बताएंगे कि एक क्रेता अधिकार में ख़रीदने वाला एक यानी एक क्रेता और बेचने वाले कई होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प अधिकार बाज़ार की विशेषता नहीं है? पहला है निर्णय लेने में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता। दूसरा है कीमत जड़ता। तीसरा है उद्योगों में बड़ी मात्रा में फर्मों का अस्तित्व। यहाँ पर लिखा गया है उद्योगों में बड़ी मात्रा में फर्मों का अस्तित्व। और चौथा है समूह व्यवहार। तो देखिए पूछा है अल्पाधिकार की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, क्योंकि जो अल्पाधिकार है वहाँ पर थोड़ी फर्में होती हैं, मतलब थोड़ी से मतलब कम मात्रा में फर्में होती हैं,
किसी भी इंडस्ट्री में। और पहला है निर्णय लेने के लिए पारस्परिक निर्भरता, ये यहाँ पर होती है क्योंकि आपसी समझौते होते हैं, कर्टेल्स होते हैं। कीमत स्थिरता या कीमत जड़ता भी अल्प अधिकार की एक विशेषता है। और समूह व्यवहार भी, यानी समूह व्यवहार का मतलब है एक साथ मिलके एक सा व्यवहार करना, जिसमें ये कीमत निर्धारित कर देते हैं और जो लाभ है उसका विभाजन कर देते हैं, वो भी सही है। तो इस संबंध में अगर अल्पाधिकार के मामले में देखें तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है ये पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कीमत विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाज़ारों में मांग की कीमत लोच अलग अलग होती है। देखिए, कीमत विभेद की दो शर्तें होती हैं। पहली तो ये है कि जो मांग की कीमत लोच है वो अलग अलग हो, और दूसरी ये है कि दोनों बाज़ार एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित हों। यानी जिन दो बाज़ारों में आप कीमत विभेद कर रहे हैं तो वो काफ़ी दूर दूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोई भी जो क्रेता है या कस्टमर है या कंज्यूमर है वो आसानी से दूसरे बाज़ार में पहुंच ना पाए। दोनों शर्तें हैं कीमत विभेद की। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कीमत विभेद तब लाभ देता है जब जो बाज़ारों में मांग की लोच अलग अलग होती है। नेक्स्ट है 13। शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण कर सकता है कीमत का, उत्पादन मात्रा का, या तो कीमत या तो उत्पाद मात्रा का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो एक एकाधिकारी होता है वो या तो कीमत को निर्धारित करता है या उत्पादन मात्रा को। यानी वो या तो ये तय कर सकता है कि किस कीमत पर मुझे अपने उत्पाद को बेचना है, या वो ये तय कर सकता है कि मैं इस चीज़ की 100 यूनिट बनाऊंगा। जो भी मोनोपोली में जो एक अधिकारी है, मोनोपोलिस्ट है, वो कीमत और उत्पाद मात्रा को एक साथ निर्धारित कभी नहीं कर पाता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होती है, एक अधिकारी भी, जो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म है उसमें सभी लोग अपने जो लाभ हैं उनको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। उसी प्रकार एक अधिकारी भी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। और एक अधिकारी को लाभ तब प्राप्त होता है जब MC यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर MR के हो, और संतुलन बिंदु पर जो सीमांत लागत वक्र का ढाल है वो सीमांत जो आय का वक्र है उसके ढाल से अधिक हो। ये बात है एक अधिकार के संबंध में। एक अधिकार का जो संतुलन बिंदु है एक अधिकारी का उस समय होगा जब MC बराबर MR हो, और साथ ही साथ जो उत्पादन बिंदु पर सीमांत लागत का कर्व है उसका ढाल सीमांत आय के ढाल से अधिक होना चाहिए। इसके विपरीत जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली तो यही है कि MR बराबर MC के हो, लेकिन वहाँ कहा गया है कि जो MC वक्र है वो MR वक्र को नीचे से काटता हुआ गुजरे। दोनों ही स्थिति में लाभ को मैक्सिमाइज करना इनका मकसद होता है, लेकिन एक अधिकारी कीमत और प्रोडक्शन मात्रा में से किसी एक को चुनेगा। या तो वो कीमत निर्धारित कर देगा या वो अपने प्रोडक्शन का जो यूनिट है उसको निर्धारित कर देगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है कि अति अल्पकालीन बाजार वो होता है जिसमें बाजार का पूर्ति वक्र अत्यधिक लोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है, सामान्य लोचदार होगा या फिर पूर्णतः लोचदार होगा। तो अति अल्पकालीन बाज़ार बहुत ही छोटे टाइम का बाज़ार होता है। इसमें 1 या 2 दिन का समय या घंटा या 2 घंटा का समय। इसमें जो मुख्यतः आ जाते हैं वो आ जाते हैं सब्जियों के मंडियाँ, फलों के बाज़ार, या फिर जो डेयरी उत्पाद हैं, दूध, दही, पनीर वगैरह। तो इन सारे चीज़ों के लिए जो बाज़ार होता है वो अति अल्पकालीन बाज़ार कहलाता है। और यहाँ पर जो पूर्ति वक्र है वो पूर्णतः बेलोचदार होता है, क्योंकि ये इतना कम समय होता है कि इसमें आप किसी भी वस्तु की पूर्ति को आगे पीछे नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है द्वैधिकार विशेष दशा होती है पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकार की, अल्प अधिकार की, या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की। तो देखिए, जब एक विक्रेता हो तो एकाधिकार, 2 विक्रेता हो तो द्वैधिकार। एकाधिकारात्मक और पूर्ण प्रतियोगिता में असंख्य या बहुत विशाल समूह में क्रेता और विक्रेता होते हैं, और जबकि अल्प अधिकार में थोड़े से विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है
वो है अल्पाधिकार। द्वैधिकार को हम जो अध्ययन करते हैं वो अल्पाधिकार के अंतर्गत करते हैं और द्वैधिकार को अल्पाधिकार की ही एक विशेष दशा कहते हैं। नेक्स्ट है, बाज़ार में वो कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होती है? वो कौन सा बाज़ार होगा जिसमें फर्म ही उद्योग होगी? तो वो होगा एकाधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो विक्रेता है वो एक ही है। नॉर्मली जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ छोटी छोटी कई सारी फर्में मिलकर एक उद्योग का निर्माण करती हैं। तो वहाँ किसी भी उद्योग का जो हिस्से हैं वो कई फर्में होती हैं, लेकिन एकाधिकार में एक फर्म ही अपने आप में एक उद्योग होती है, क्योंकि वही सप्लायर है, वही प्रोडक्शन करने वाली है, सब कुछ वहाँ पर वही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, बाज़ार में एक खरीदार एवं अनेक विक्रेता हों, यानी ऐसी स्थिति जबकि खरीदने वाला एक हो और बेचने वाले कई हों, तो वो कहलाती है क्रेता एकाधिकार। इसके उदाहरण में भी आपको फलों और सब्जियों की मंडियाँ, जो मतलब बड़े व्यापारी फल और सब्ज़ी या किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो ही आएंगे। क्योंकि मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति ने किसी एक एरिया में सारे बाग बगीचे सब्जियां सारी खरीद ली और उसके बाद जाके मंडियों में उसे बेच दिया, तो वो प्राथमिक स्तर पर एक क्रेता होगा। उसने पहले सभी सामान को ख़रीदा, फिर सभी की सप्लाई मार्केट में की। तो इस तरह का बाज़ार जो होता है एक क्रेताधिकार होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए। मतलब कीमत औसत स्थिर लागत से कम हो, लाभ ऋणात्मक हो जाएं, कीमतें औसत लागत से कम हो या कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाए। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कोई भी फर्म अपना उत्पादन कब बंद करेगी। देखिए शुरुआत में जब हानि होती है तो फर्में अपना उत्पादन बंद नहीं करती हैं। उत्पादन वो तभी बंद करेंगी क्योंकि जब उनकी जो लागतें हैं, जो उनकी कीमत है, वो उनकी औसत परिवर्तनशील लागतों से कम हो जाएं। क्योंकि लागतें दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं परिवर्तनशील लागतें और दूसरी होती हैं स्थिर लागतें। स्थिर लागतें वो होती हैं जिसको फर्म उत्पादन करे या ना करे उसको वहन करना ही होगा। इसमें आप कहा जाता है कि प्लांट की जो घिसावट है, वो जिस मकान में प्लांट लगा हुआ है उसका किराया हुआ, चौकीदार हुआ, बिजली का बिल हुआ। जैसे अगर प्रोडक्शन 2 महीने के लिए बंद किया जाए तो 2 महीने के लिए बिजली कटाई नहीं जा सकती। ये सारी स्थिर लागतों के अंतर्गत आती हैं। दूसरी लागतें होती हैं परिवर्तनशील लागतें, जिसमें यातायात हो गया, लेबर को जो आप पैसे दे रहे हैं वो हो गया। ये सारी चीज़ें तभी जाती हैं जब आप प्रोडक्शन कर रहे हों। तो अगर थोड़ी सी हानि होने के साथ ही फर्म अपना प्रोडक्शन को बंद कर दे तो वो नुकसान केवल स्थिर लागतों का नहीं उठाएगी बल्कि अपनी औसत परिवर्तनशील लागतों का भी उठाएगी। फर्म जब तक उत्पादन करती रहेगी, जब तक वो अपनी लेबर के जो उसकी स्थायी लेबर है, जो उसका मैनेजमेंट है, लेबर तो वो हटा देती है, जो उसका संगठन है उसको दिया जाने वाला पैसा वो वसूलती रही, बिजली के बिल वसूलती रही, जितना डेप्रिसिएशन उसके जो प्लांट्स लगे हैं उसमें हो रहा है उनको वसूलती रहे, तब तक वो उत्पादन जारी रखती है। लेकिन जब औसत परिवर्तनशील लागतें भी मिलना बंद हो जाती हैं तो फर्मों को अपना उत्पादन बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? एकाधिकार यानी मोनोपोली, क्वेश्चन नंबर 19 है, एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? यानी कि AR आपका ज़्यादा है MR से, या AR MR बराबर हैं, या AR इज़ लेस दैन MR, AR इजिकल टू MR इजिकल टू 1। बात हो रही है एकाधिकार की, तो एकाधिकार के संबंध में जो कथन सत्य है वो ऑप्शन नंबर आपका है A। यहाँ पर जो एवरेज रिवेन्यू है वो हमेशा मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर A सही है। ऑप्शन नंबर A सही है। देखिए ये कर्व होता है MR और इसके ऊपर आता है MR, ये है AR और नीचे वाला होता है MR। और AR हमेशा डिमांड के बराबर होता है मोनोपोली में। तो AR
उससे नीचे हमेशा ये मार्क कर्व आपका स्थित होगा और AR हमेशा आपका मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा होगा। ये देखिए, अगर आपका ये प्रोडक्शन पॉइंट आप ये रखें तो इस प्रोडक्शन पॉइंट पर आपका इतना मार्जिनल रिवेन्यू ये आ रही है और एवरेज रिवेन्यू बिंदु B पर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका मार्जिनल रिवेन्यू है वो एवरेज रिवेन्यू से कम है। कितना कम है? इतना कम है। तो इसलिए जो एक अधिकार है उसमें हमेशा ही AR इज़ मोर देन MR होता है या MR इज़ लेस देन AR होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A है। नेक्स्ट है, एक विशुद्ध एक अधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करेगा जब सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होते हैं, यानी MR = MC के होगा। उसी टाइम एक विशुद्ध एक अधिकारी को उत्पाद साम्य की अवस्था प्राप्त होगी। देखिए, उत्पाद की साम्य अवस्था की दो शर्तें हैं। पहली शर्त होती है MR = MC, एक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर, और दूसरी शर्त होती है कि जो MC है उसकी ढाल जो MR है उससे अधिक होनी चाहिए। ये संतुलन की द्वितीय कोटि की शर्त है। MR और MC, या हिंदी में कहें तो सीमांत आगत और सीमांत लागत बराबर तो होने चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त सीमांत लागत वक्र की ढाल सीमांत आगम वक्र के ढाल से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर B सही है। यहाँ पर एक ही शर्त पूछी है, उत्पादन साम्य अवस्था की शर्त जो प्रमुख है वो यही है कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो, MR = MC के हो। ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।